नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद अपने पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल हों वो झुकता है, उसे विनम्र होना चाहिए, हमें भी झुकना चाहिए। और अपनी विनम्रता का उदाहरण उन्होंने दे दिया मणिपुर में और गोवा में, जहां पर लोगों ने उनकी पार्टी को हराया था, स्पष्ट जनादेश दिया था कि नहीं, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। वहां पर जोड़ तोड़ करके अपनी सरकारें बना दी। शायद ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नया चेहरा है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से गायब है, कहीं नहीं दिख रहा। गोवा में कांग्रेस ने चूं तक नहीं करी है। मणिपुर में फिर भी इवोबी सिंह कुछ थोड़ा बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरे भारत में कहीं ना कहीं गायब है। ऐसा क्यों है? जो काम इस वक्त विपक्ष को करना चाहिए कि जिस तरह से नियम कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं गोवा में भी और मणिपुर में भी, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, वो विरोध नहीं कर रहा। मीडिया ज़्यादातर सरकारी हुआ पड़ा है और झुका हुआ है। ऐसा क्यों है? हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका सिर्फ चुनाव तक सीमित कर ली है। चुनाव खत्म होते हैं, राजनीतिक दल गायब हो जाते हैं। विपक्ष के रूप में कोई भी किसी भी तरह की लामबंदी इन दलों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती है, या किसी एक दल की प्रवृत्ति नहीं है। लगभग सारे दल ऐसा कर रहे हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी तब वो ऐसा कर रही थी, कांग्रेस अब विपक्ष में है, अब वो ऐसा कर रही है। आपको याद होगा कि यूपीए 2 के दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन वो जनता द्वारा हुए थे, उसमें विपक्षी दलों की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसा ही हाल में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर मायावती पूरे तरीके से 5 साल तक गायब रही। जनता उनसे पूछती थी, या जनता, हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार कवर करने तो सारे लोग कहते थे कि बसपा पिछले 5 सालों तक नहीं दिखाई पड़ी है। ये एक बहुत ख़राब प्रवृत्ति है। जनता को इस बारे में सोचना होगा, राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना होगा। कॉलेज के ज़माने से सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कान पक गए कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। ये कहना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। अब सवाल उठता है, कभी कभी शक भी होता है कि क्या हम भारतीय वाकई एक जिंदा कौम हैं? कोई भी आके कुछ भी कर जाए, सदियों से ऐसा होता है, अब भी यही हो रहा है। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो कैंपस में अशांति हो, चाहे वो छात्रों की आत्महत्या हो, चाहे वो छात्रों का गायब होना हो, चाहे लगातार बढ़ती महंगाई हो, चाहे चुनावी जुमले सिर्फ जुमले ही साबित हो रहे हों, वायदे ना साबित हो रहे हों, बावजूद उसके कहीं चूं तक नहीं। क्या वाकई हम एक जिंदा कौम हैं? ज़रा सोचिए। तारीख 2 नवंबर, साल सन 2000। मणिपुर का मालोम बस स्टैंड पर एक महिला खड़ी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। वहीं पर ही कुछ नौजवान भी खड़े थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दस्ता वहां पर पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 10 नौजवानों को मार दिया। महिला का नाम इरोम शर्मिला, और इरोम शर्मिला ने उस दिन फैसला किया कि जिस ताकत के तहत इन्होंने ये गोलियां चलाई हैं, सिर्फ शक की बिना पर, सिर्फ शक के आधार पर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, वो उसका मुकाबला करेंगी। और फिर शुरू हुई इरोम शर्मिला की कहानी। इरोम शर्मिला इस दफ़े चुनाव लड़ी 16 साल अनशन रखने के बाद, और उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले। मेरे सहयोगी कृष्णकांत लिखते हैं, जिस तरह चुनाव में नोटबंदी में मरे करीब 150 लोग इस चुनाव का कोई मुद्दा नहीं थे, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कुपोषित आरी महिलाएं कोई मुद्दा नहीं थी, जिस तरह डायरिया या इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले लाखों बच्चे कोई मुद्दा नहीं होते, उसी तरह इरोम का 16 साल तक का संघर्ष, अपना जीवन दे देना, कोई मुद्दा नहीं था। जिस लोकतंत्र में अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के केस में जेल में बंद रहकर चुनाव जीत जाते हों, माफिया मुख्तार अंसारी जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हों, बाहुबली सुशील कुमार, रघुराज प्रताप सिंह और विजय मिश्रारी चुनाव जीत जाते हों, वहाँ पर हत्याओं के विरोध में जिंदगी खपा देने वाली इरोम की हार तो जैसे पहले से ही तय थी। तमाम बाहुबलियों को भारी बहुमत से जिता देने वाली जनता ने आंसुओं से गीली आंखों वाला, नाक में नली डाले एक महिला का चेहरा पसंद नहीं किया। आगे की कहानी और पूरी कहानी इरोम शर्मिला की आपको बताएंगे मेरे सहयोगी कृष्णकांत। ऐसा अकेला इरोम शर्मिला के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के बाद आई थी
चुनाव में उतरी थी और उसके जितने बड़े एक्टिविस्ट थे मेधा पाटेकर, अशोक अग्रवाल, वो सब चुनाव हार गए। इसके पहले भी आप देखेंगे कि अंबेडकर जैसे बड़े नेता जो आज दलितों के, बहुजनों के सबसे बड़े लीडर हैं, वो भी 2 बार चुनाव हार गए। जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। ये एक्चुअली ज़मीनी लड़ाई और आइडियलिज़म का मसला है। आदर्शवाद जो है वो ज़मीन पर उस तरह से नहीं आता है जैसे कि जो नेता है वो किसी के शादी ब्याह में भी जाता है, उनकी मदद करता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराता है, वो अपनी कैंपेनिंग करता है, वो तरह तरह से उनके बीच में होता है। जो मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो कभी भी जनता के बीच में उस तरह से नहीं होते हैं जैसे एक आम नेता हो सकता है। शायद यही वजह हो कि ऐसे बड़े लोग जब कभी चुनाव में उतरते हैं तो जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। इरोम शर्मिला तो सिर्फ एक मिसाल हैं। हमारे यहाँ ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जहाँ लोगों को मसीहा तो अच्छे लगते हैं, आइकन्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की समझ नहीं है। इसलिए सरकार को माई बाप मानना सालों साल से चला आ रहा है। हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे कि सरकारें आपकी माई बाप नहीं होती हैं, वो आपके खर्चे पर आपकी सर्विस प्रोवाइडर है। चाहे वो सबसे बड़े प्रधान सेवक हों या सबसे छोटा सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कोई भी कारिंदा हो, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और ये आपके टैक्स के पैसे पर जो ख़जाना बनता है उससे सब कुछ चलाते हैं। उससे इन्होंने हमें सर्विसेज देनी है, हमारी सेवा करनी है। जाने ये बात पूरे भारत में कब लोगों को समझ में आएगी? जिस दिन आएगी उस दिन कोई भी भारतीय किसी नेता या किसी नौकरशाह या किसी सरकारी अफसर की तरफ इस तरह से खींचा नहीं चला जाएगा जैसे उसे कोई चुंबक खींच रहा हो। नमस्कार।